हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टोटल सोशल ज्ञान। क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट में हमने इसके पहले पढ़ा था द कोल्ड वॉर एरा एंड 9/11 मूवमेंट के कुछ पॉइंट्स को एनालाइज किया था। जैसे हमने क्या क्या चीज़ें एनालाइज की थी, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। ये दो चीज़ें हमने एनालाइज की थी, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। और हमने अप्रैल 1962 का जो पीरियड था, उसी पीरियड को हमने क्या नाम दिया था? अप्रैल 1962 का पीरियड को हमने क्या नाम दिया था? द पीरियड ऑफ द एरा ऑफ कोल्ड वॉर। अब एरा ऑफ हमने कोल्ड वॉर नाम क्यों दिया था? क्योंकि आपने पढ़ा होगा पिछली वीडियो में, जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की ही वजह से जो मेन था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो हुआ, दिस वाज द पीक पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर एरा। क्योंकि यही एक ऐसा पॉइंट था जहां पर थर्ड वर्ल्ड वॉर होते होते एक तरह से कह लीजिए कि रुक गया या रह गया। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऐसा क्यों रहा कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को हम कोल्ड वॉर एरा मानते हैं या कोल्ड वॉर एरा कहते हैं। अब रीजन क्या था? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में यूएस क्यों क्यूबा को कंट्रोल करना चाहता था और यूएसएसआर क्यों कंट्रोल करना चाहता था? हमारे पास एक पॉइंट है ये। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि क्यूबा, जैसे क्यूबा मान लीजिए ये क्यूबा एक प्लेस पे, क्यूबा की ये लोकेशन है। अब क्यूबा कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में। अब क्यूबा की लोकेशन नॉर्थ अमेरिका में और उसी नॉर्थ अमेरिका में क्या है? यूएस है। अब नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के इस पूरे एरिया में अकेला ऐसा क्यूबा कंट्री है जो कि किसके साथ है? यूएसएसआर के साथ है। अब इस यूएसएसआर के साथ होने की वजह से, ये क्यूबा यूएसएसआर के साथ होने की वजह से अमेरिका को सबसे ज्यादा इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि क्यूबा पे यूएसएसआर क्यूबा पे अटैक करने के बाद यूएसएसआर को इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि यूएस क्यूबा को ओवरथ्रो कर दे और क्यूबा को ओवरथ्रो करने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि क्यूबा को वो अपने अंडर कंट्रोल ले ले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि अमेरिका को इस बात का डर था कि अगर यूएसएसआर के सपोर्ट में ये रहता है, अगर यूएसएसआर के सपोर्ट में क्यूबा रहता है, तो जो यूएस की अपनी बाउंड्रीज होंगी, अपनी टेरिटरीज होंगी, यूएस की सबसे ज्यादा किसी भी मिलिट्री बेस या किसी भी कंट्री के सबसे ज्यादा नजदीक, जिसको मिसाइल की रेंज में कहते हैं, कि सबसे ज्यादा किसी भी मिसाइल के रेंज में आने वाला टाइम था। अब आने वाले टाइम क्यों था? क्योंकि क्यूबा में ही मिसाइल लॉन्च कर दी गई थी। ये तो एक था क्यूबा की कैसे फिर उन्होंने यूएसएसआर और यूएस ने प्रिवेंट किया। लेकिन इसकी स्टोरी शुरू कब से होती है? जैसे आपकी बुक में यहाँ हेडिंग है द कोल्ड वॉर एरा या द स्टार्टिंग ऑफ कोल्ड वॉर। तो द कोल्ड वॉर के एरा को आपको समझने के लिए आपको कहाँ पे जाना था? मैं आपको लेकर गया था कहाँ? 1945, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 एंड होता है तो आपको याद होगा कि यूएस ने क्या किया था? हिरोशिमा और नागासाकी, जापान की यूएस ने क्या किया? जापान के हिरोशिमा और नागासाकी इन दो स्टेट्स पे न्यूक्लियर अटैक किया। और जब न्यूक्लियर अटैक किया जब यूएस ने जापान पे न्यूक्लियर अटैक किया, तो ये एक ऐसा पॉइंट था जहां पे कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यूएस का जापान पे न्यूक्लियर अटैक करना जरूरी नहीं था। लेकिन यूएस ने अटैक क्यों किया? क्योंकि यूएस ने अपना आर्गुमेंट यह दिया कि वो क्विकली वॉर को स्टॉप करना चाहता है। लेकिन वर्ल्ड के दूसरे क्रिटिक्स जो यूएस को क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो ये क्या कह रहे थे कि यूएस को पता था अच्छी तरह से, यूएस जानता था कि जापान सरेंडर करने वाला है, तब भी यूएस ने क्या किया? उस पर अटैक कर दिया। ये दो पॉइंट्स, एक तरफ जो यूएस के क्रिटिक्स में वो क्या कह रहे हैं कि जापान सरेंडर कर सकता था, तब भी यूएस ने अटैक कर दिया। और दूसरे वो लोग जापान के जो सपोर्ट में वो क्या कह रहे हैं कि जापान क्या कर सकता था? वॉर को स्टॉप करने के लिए अमेरिका को अटैक करना जरूरी था। इन दोनों पॉइंट्स की वजह से अब दूसरा पॉइंट क्या था कि कुछ लोग क्या कह रहे थे कि यूएस ने क्यों जापान पे अटैक किया? उसका एक और रीजन था। यूएस ने जापान पे अटैक इस वजह से किया क्योंकि वो ईस्ट एशिया एंड मिडिल ईस्ट, इन सारी कंट्रीज पे क्या करना चाहता था? मिडिल ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, नॉर्थ एशिया, इन सारी कंट्रीज पे यूएस क्या करना चाहता? अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाहता था। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि यूएसएसआर ने क्या किया था? नॉर्थ अमेरिका के पास की कंट्रीज पे अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर लिया था। इस वजह से यूएस ने क्या किया? यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर लिया।
अब इन दोनों ने जब अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर लिया, दोनों अपने अपने एरियाज में सक्सेस हो गए, दोनों ने डिफरेंट अलायंसेस कर लिया। अब जब दोनों के बीच में डिफरेंट अलायंसेस हो गए तो उन अलायंसेस का इफेक्ट क्या हो, उन अलायंसेस का इफेक्ट क्या हो, दोनों ही एक सुपर पावर के फॉर्म में सामने आए। और जब दोनों सुपर पावर के फॉर्म में सामने आए तो वो सुपर पावर के फॉर्म में सामने आने के बाद 1960 का आपको क्या दिखता है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो कोल्ड वॉर माना जाता है। तो सिर्फ ये जो कोल्ड वॉर था हॉट वॉर में कभी चेंज नहीं हुआ। तो कोल्ड वॉर क्यों हॉट वॉर में चेंज नहीं हुआ, उसका बहुत सारे रीजन थे। उसके रीजन क्या थे, दोनों कंट्रीज यूएस और यूएसएसआर ये दोनों क्या थे, दोनों न्यूक्लियर वेपन कंट्री थे, यानी कि दोनों कंट्रीज के पास, यूएस और यूएसएसआर दोनों के पास न्यूक्लियर है। और दोनों को अच्छी तरह से पता था कि अगर कोई भी कंट्री, जैसे यूएस ने जापान पे अटैक किया वैसे ही यूएस यूएसएसआर पे न्यूक्लियर अटैक कर सकता था, लेकिन यूएस ने क्या किया, यूएसएसआर पे अटैक नहीं किया। क्योंकि अगर यूएसएसआर पे अटैक करता तो यूएसएसआर के पास भी इतने न्यूक्लियर पावर्स हैं, वो यूएसएसआर क्या करता, यूएस पे रिटर्न अटैक कर देता। तो ये दोनों कंट्रीज जानते थे कि अगर न्यूक्लियर वॉर होता है, न्यूक्लियर प्रॉक्सी होती है या फिर न्यूक्लियर अटैक एक दूसरे पे किया जाता है, तो इससे इतना लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन होगा कि कोई भी ये कंफर्म नहीं कर पाएगा कौन विनर हुआ और कौन लूजर हुआ। तो कोई भी कंफर्म नहीं कर पाते कौन विनर हुआ कौन लूजर हुआ। और ह्यूमन लाइफ का इतना लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन होता कि इस वजह से इन दोनों कंट्रीज ने क्या किया, वॉर को अवॉइड किया। और यही जो वॉर को अवॉइड करना है, जब करना क्या कहलाता है, रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंस, या फिर हम जिसे क्या कहते हैं, लॉजिक ऑफ डिफरेंस। इसी वॉर को अवॉइड करने को हम क्या कहते हैं, डिफरेंस, रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंस। याद रखना आप ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, व्हाट डू यू मीन बाय द लॉजिक ऑफ डिफरेंस। तो लॉजिक ऑफ डिफरेंस यही था कि व्हेन टू सुपर पावर्स आर कैपेबल टू अटैक ऑन ईच अदर बट बोथ आर अवॉइडिंग द कोल्ड वॉर, बोथ आर अवॉइडिंग द कोल्ड वॉर changing into hot war because they both know about the destruction of wars। तो इसमें जितने भी वॉर होते सबके डिस्ट्रक्शन के बारे में लोगों को पता था। इस वजह से इन्होंने क्या किया, दोनों लोगों ने, कि अपनी इरेशनल और इरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझी। और इसकी वजह से क्या किया इन्होंने, वॉर तो नहीं होने दिया, लेकिन ये थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं हुआ। ये दोनों सुपर पावर्स, इन दोनों सुपर पावर्स की आर्मीज कभी डायरेक्ट वॉर में नहीं है, लेकिन वॉर में ना आने के बाद भी इनके जो अलाइज थे, इनके जो सपोर्टर्स थे, इनके जो सपोर्टर्स थे, जितने भी लोग थे, उन सब ने क्या किया, कुछ ने अमेरिका को सपोर्ट किया और कुछ ने यूएसएसआर को सपोर्ट किया। यानी कि दोनों ही क्या करना चाहते थे, पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहते थे। और पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने अपने साथ कुछ अलायंस बनाने शुरू किया, अपने फ्रेंड्स को बनाना शुरू किया, यूएसएसआर ने अपने अलायंस बनाने शुरू किया। और अपने अलायंस बनाने की वजह से द होल वर्ल्ड वेर डिवाइडेड इनटू 2 ब्लॉक्स और 2 power blocks, or the whole world divided into 2 camps, or the whole world were divided into the 2 alliances. One is called Western alliances and one is called Eastern alliances. तो मैंने आपको क्या कहा, 2 power blocks कहा, मैंने आपसे ईस्टर्न और वेस्टर्न अलायंसेस कहा, और मैंने 2 power blocks कहा। तो ये सारी चीजें जितनी है एक ही टर्म के लिए यूज हो रहा है। तो एग्जाम में किसी भी टर्म में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कोई भी टर्म आपसे पूछेगा तो आपको यही लिखना है कि दोनों ने कैसे अपने अलायंसेस को क्रिएट किया और दोनों ने कैसे पूरे वर्ल्ड पे इन्फ्लुएंस किया। अब देखिए रीजन क्या था इन्फ्लुएंस करने का। यूएस ने क्या किया, यूएस ने जो यूरोप था, यूएस ने क्या किया, जो यूरोप था, यूरोप के वेस्टर्न यूरोप के पॉइंट्स पे या वेस्टर्न यूरोप की साइड में टोटली यूरोप ने क्या किया, अपने लोगों के साथ वेस्टर्न यूरोप की जितने भी मेन कंट्रीज थे उनके साथ यूएस ने अलायंसेस किया। वहीं यूएसएसआर ने क्या किया, जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी, कोई ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज पे इसने क्या किया, यूएसएसआर ने अपना फोकस करना शुरू किया। रीजन उसका क्या था, क्योंकि यूएस अपना इन्फ्लुएंस वेस्टर्न यूरोप में दिखाना चाहता था और यूएसएसआर क्या कर रहा था, ईस्टर्न यूरोप में दिखाना चाह रहा था। और इसी यूएसएसआर में अब आप कहोगे कि यूएसएसआर कैसे बना, जैसे मान लीजिए कि यूएस को इसी वजह से हमने क्या किया, यूएस को क्या किया, वेस्टर्न ब्लॉक से कह दिया, और यूएसएसआर के साथ जितने भी लोग थे उन सबको वेस्टर्न ब्लॉक कह दिया। इट मींस द होल वर्ल्ड वेर डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट, ईस्टर्न ब्लॉक्स एंड वेस्टर्न ब्लॉक्स, और ईस्टर्न अलायंसेस और वेस्टर्न अलायंसेस। और इन दोनों सुपर पावर्स ने जितने भी स्मॉलर कंट्रीज थी या जितने भी इनसे लेस पावरफुल कंट्रीज थी उन सारी कंट्रीज को क्या किया, उन्होंने अपने अंडर कंट्रोल करने की कोशिश की। जैसे यूएसएसआर का हम एग्जांपल दे देते हैं। यूएसएसआर ने बुल्गारिया, रोमानिया, पोलैंड,
किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, इन सारी कंट्रीज को मिलाकर क्या किया गया, यूएसएसआर ने अपने आप को एक अलायंस बना लिया। और वही यूएसएसआर ने क्या किया, दूसरी तरफ चाइना के साथ भी अपने रिलेशंस अच्छे बना लिए। यानी कि जो पूरा ईस्टर्न पूरा ग्लोब था, ग्लोब का अगर आप देखोगे तो जो ईस्टर्न पार्ट है, इस ग्लोब का जो ईस्टर्न पार्ट है, ये पूरा किसमें चला गया, ये पूरा किसमें हो गया, ईस्टर्न ब्लॉक में और ईस्टर्न अलायंसेज में। और ये पूरा किसमें हो गया, वेस्टर्न अलायंसेज में। इनमें एक एक्सेप्शन था क्यूबा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये पूरा किसमें चला गया, वेस्टर्न अलायंसेज में। अब वो सारी कंट्रीज जो यूएस के साथ अलायंसेज में थी, उन्हें हमने क्या कहा, फर्स्ट वर्ल्ड। उन्हें हमने क्या नाम दिया, फर्स्ट वर्ल्ड। और उसके बाद जो यूएसएसआर के साथ अलायंस में थे, उनको हमने क्या नाम दिया, सेकेंड वर्ल्ड। और बहुत सारी ऐसी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी जिनको इस बात का डर था कि अगर हम इन अलायंसेस के साथ जाते हैं या इन अलायंसेस के साथ हम कोई भी एग्रीमेंट करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी इंडिपेंडेंसी लॉस हो जाए। और उस चीज को इन्होंने बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, बहुत सारे ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने अपने आप को दोनों अलायंसेस के साथ शामिल नहीं किया। जिनमें एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, कौन सा, इंडिया, इंडिया, इजिप्ट एंड अफ्रीका। ये तीन इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। इन तीनों ने क्या किया कि ना ही ईस्टर्न अलायंसेस के साथ अपने आप को मर्ज किया और ना ही वेस्टर्न अलायंसेस के साथ मर्ज किया। तो वो सारी कंट्रीज जो इन दोनों के साथ नहीं थी, उनको क्या कहा गया, थर्ड वर्ल्ड। ये याद रखना। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। वो पॉइंट कौन सा था कि लॉजिक ऑफ डिफरेंस का। लॉजिक ऑफ डिफरेंस में एक पॉइंट था, एक एग्जांपल था, उसमें एक एग्जांपल देना जरूरी था कि दोनों कंट्रीज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई द बोथ कंट्रीज हैव अवॉइडेड द वॉर और व्हाई द बोथ कंट्रीज हैव अडॉप्टेड द लॉजिक ऑफ डिफरेंस। तो आपको एक एग्जांपल देना होता है। एग्जांपल मैं बता दूं आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया जापान पे न्यूक्लियर अटैक हुआ था। तो जापान पे जो न्यूक्लियर अटैक हुआ था, उस बम का वेट क्या रहा होगा, जो न्यूक्लियर 10 to 15 किलो टन था, 10 to 15 किलो टन। उसके बाद यूएस और यूएसएसआर इन दोनों ने कितने वेट का बम बनाया, 10 to 15,000 किलो टन का बम बनाया। तब आप दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं कि अगर 10 to 15 किलो टन के अगर बम का यूज होता तो 1962 में तो क्या हो सकता था। तो अब ऐसा नहीं है कि सारी कंट्रीज में वॉर नहीं हुआ, सारी कंट्रीज में वॉर हुए। वॉर होने के साथ क्या हुआ, सारी कंट्रीज में वॉर हुआ। किन किन कंट्रीज में, जो इनकी अलाइज कंट्री थी। जैसे वॉर किसमें हुआ, बुल्गारिया और पोलैंड के बीच में वॉर हुआ। जैसे वॉर किसमें हुआ कि हंगरी और इटली के बीच में वॉर हुआ। तो ये पूरा एक प्रोसेस रहा कि कभी यूएस और यूएसएसआर एक दूसरे के साथ कभी वॉर में नहीं आए। और उसके बाद इन अलायंसेस को बनाने के लिए यूएस ने क्या किया, यूएस और यूएसएसआर ने कुछ डिफरेंट मॉडल्स बनाए, जैसे डिफरेंट ट्रीटी मॉडल्स बनाए। अब उन ट्रीटी या अलायंस मॉडल्स में क्या हुआ कि 1949 में, अप्रैल 1949, इस अप्रैल 1949 में यूएस ने क्या किया, एक ट्रीटी की एक अलायंस बनाई जिसको क्या कहा गया, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी जो 12 कंट्री की ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, 12 कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन थी। और इन 12 कंट्रीज में कुछ नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज थी और कुछ वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी। 12 कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन। अब इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का रीजन क्या था कि इसके पीछे लॉजिक क्या था कि कोई भी कंट्री अगर नाटो की किसी एक जो 12 कंट्रीज हैं, इन 12 कंट्रीज में से किसी भी कंट्री पर अटैक करती है तो इन 12 कंट्रीज पर अटैक माना जाएगा और वो सारी की सारी कंट्रीज क्या करेंगे, एक साथ जाकर वापस इसके अपने अगेंस्ट फाइट करेंगे। ये क्लियर हुआ नाटो। अब इसी नाटो को देखते हुए यूएसएसआर ने क्या किया, अपनी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई। क्यों अलायंसेस किए इन दोनों ने, अपने पावर्स को मेंटेन करने के लिए। 1955 में यूएसएसआर ने क्या किया, 1955 में वार्सा पैक्ट किया। वार्सा जगह का नाम है, जिस जगह पर वो एग्रीमेंट है, वो इसी वजह से उस एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, वार्सा पैक्ट कहते हैं। पोलैंड की कैपिटल याद रखना आपको, मैंने पहले ही आपको बताया कि पोलैंड किसके साथ था, किसके सपोर्ट में था, यूएसएसआर के साथ में था। तो वार्सा पैक्ट हुआ। इस वार्सा पैक्ट में ईस्टर्न यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज को यूएसएसआर ने अपने साथ मिला लिया। अब क्या था, ये तो यूरोप में ही ये पूरे पावर्स रहे। यूरोप के बाद इन्हें अब कंट्रोल कहाँ पे करना था, एशिया के साइड में। यूएसएसआर ऑलरेडी चाइना के साथ था और अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस वैसे ही क्रिएट करना चाहता था साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पे अपने आप को कंट्रोल करने के लिए यूएस ने क्या किया, एक और अलायंस किया जिसका नाम क्या था, सीटो एंड सेंटो।
अब सीटो और सेंटो क्या था, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना आप। तो ये दोनों अलायंसेस किसने किए, यूएस ने किए। अब जब सीटो और सेंटो ये दोनों अलायंसेस हो गए, इन दोनों के अलायंसेस के होने के बाद क्या हुआ, इन दोनों के अलायंसेस होने के बाद क्या हुआ, ये दोनों लास्टली फाइनली ये ग्रो करते गए, पावरफुल होते गए, और वही रिजल्ट आपको क्या मिलता है 1962 में जाके कोल्ड वॉर के फॉर्म में मिलता है। लेकिन ये जितने भी अलायंसेस थे, इन सारे के सारे अलायंसेस में, ये जितने भी अलायंसेस थे, इन सारे अलायंसेस में कुछ क्रैक्स हुए, कुछ स्प्लिटनेस हुई, ये सारे बिखरे भी, क्योंकि सभी का अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी था। अब सभी का अपना पर्सनल इंटरेस्ट क्या था वो हमें जानना जरूरी है। तो सभी का अपना पर्सनल इंटरेस्ट क्या था कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी उन्हें इस बात का डर था कहीं ऐसा ना हो कि उनकी इंडिपेंडेंसी लॉस हो जाए, एक पॉइंट वो। और कुछ कंट्रीज ऐसी थी जो ये इस बात से डर रही थी कि कहीं हम इन दोनों सुपर पावर्स के साथ अलायंस कर लेंगे तो हमारे अपने रिसोर्सेज ना खत्म हो जाए। और उसके बाद ये कंट्रीज क्यों उन कंट्रीज के साथ, स्मॉलर कंट्रीज के साथ अलायंस करना चाहती थी, ताकि उन्हें किसी दूसरी कंट्री को स्पाई करने का मौका मिल सके, आसानी से किसी दूसरी कंट्री को स्पाई कर सके जो उनकी रिवालरी कंट्री है। या फिर ये क्यों करना चाहते थे, ताकि वो जो स्मॉलर कंट्रीज है उनके रिसोर्सेज को इजीली वो एक्सेस कर सके और उनसे मिलिट्री सपोर्ट ले सके, उनको इकोनॉमिक सपोर्ट देकर उसके बदले में उनको मिलिट्री सपोर्ट मिल जाता। ये सारी इनकी डिमांड थी, ये सारी इनकी जरूरत थी। अब इन्हीं कंट्रीज में से तो ये हुआ आपका द इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। कैसे इन टू पावर ब्लॉक्स ने यूएस ने कैसे नाटो जैसी अलायंसेस करके अपने आप को मिलिट्री को पावरफुल बनाया, वैसे यूएस ने किसके साथ साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वो एक ट्रीटी की। उसके बाद सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यूएस ने की, वहीं यूएसएसआर ने क्या किया, वार्सा पैक्ट किया। उसके बाद यूएसएसआर ने बुल्गारिया, रोमानिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, इन सारी कंट्रीज को अपने कंट्रोल कर लिया। अपने कंट्रोल करने के बाद उसके बाद हुआ क्या, इन सारी चीजों में इन जितनी भी ये कंट्रीज थी, इन सब में स्प्लिट अप होना या इन सब में क्रैक्स आना पॉसिबल था। चाहे वो यूएसएसआर के साथ अपने अलायंसेस हो, चाहे यूएस के अपने अलायंसेस हो, दोनों अलायंसेस में क्रैक्स आना पॉसिबल था। तो जब दोनों अलायंसेस में क्रैक्स आना पॉसिबल था, तो वो क्रैक्स क्यों हुए, क्योंकि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी उन्हें इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी अपनी जो इंडिपेंडेंसी है वो लॉस हो जाए। तो अपनी इंडिपेंडेंसी को बचाने के लिए न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री ने क्या किया, अपने आप को अलग रखा। और अपने आप को अलग रखने के लिए वो जिन कंट्रीज ने अपने आप को अलग रखा उसको पूरा इन्होंने नाम दिया क्या, नॉन अलाइंड मोमेंट। उसको उन्होंने पूरा एक मोमेंट का नाम दिया कि हम एक मोमेंट के थ्रू अपने आप को इन दोनों ग्रुप से या दोनों अलायंसेस से, वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस से अलग रखेंगे। और उसको उन्होंने नाम क्या दिया, नॉन अलाइंड मोमेंट। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि नॉन अलाइंड मोमेंट का क्या मतलब था और ये नॉन अलाइंड मोमेंट ठीक है। जैसे मैंने इसमें आपको 3 कंट्रीज का इंपॉर्टेंट नाम बताया, इंपॉर्टेंट 3 कंट्रीज, जैसे इजिप्ट का नाम बताया मैंने आपको, अफ्रीका का नाम बताया मैंने आपको, इंडिया का नाम बताया। तो ये तीनों कंट्रीज जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी जिन्होंने अपने आप को नॉन अलाइंड में रखा। तो अपने आप को नॉन अलाइंड में रखने का मतलब क्या था कि यही ना ही यूएस के अलायंस के साथ थी और ना ही यूएसएसआर की किसी भी अलायंस में थी। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इनकी ये जो अलायंसेस थी यूएस और यूएसएसआर की, इन दोनों में सब में आपस में कुछ ना कुछ क्रैक्स हुए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, यूएस ने क्या किया, यूरोप की कुछ कंट्रीज ने अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए उसमें यूरोपियन यूनियन बना लिया, एक अपने अलग ऑर्गेनाइजेशन बना ली। और वहीं पे यूएसएसआर के साथ जो अलायंसेस हुई थी, अब आप देखो 1950 में यूएसएसआर ने क्या किया था, 1950 में यूएसएसआर और चाइना के रिलेशन बहुत अच्छे थे। चाइना और यूएसएसआर के रिलेशन बहुत अच्छे थे और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, चाइना और यूएसएसआर। और फाइनली 1969 में क्या होता है, यूएसएसआर और चाइना के बीच में वॉर हो जाता है। तो उस वॉर पर मैं नहीं जाऊंगा उतना डीपली कि वो वॉर कैसे होता है। अगर आपको उतना डीपली जाना हो तो आप उसको सर्च करके पढ़ लेना। मैं बस आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे ये जो अलायंसेस थे, ईस्टर्न अलायंस, वेस्टर्न अलायंस, ये दोनों ये दोनों कैसे अपने आप को अपना इन्फ्लुएंस बना रही थी और अपने आप को कैसे स्प्रेड कर रही थी, और नॉन अलाइंड मोमेंट का क्या रोल था। अब जब नॉन अलाइंड मोमेंट स्टार्ट होती है, तो नॉन अलाइंड मोमेंट स्टार्ट होने का मतलब ये था कि ये नॉन अलाइंड मोमेंट के लोग अपने आप को क्या करना चाह रहे थे, अपने आप को डेवलपमेंट करना चाह रहे थे, अपने डेवलपमेंट करना चाहते, बट स्टे अवे फ्रॉम अलायंसेस। दे वांट डेवलप देयर ओन कंट्री बट दे वांट स्टे अवे फ्रॉम द एनी ऑफ द अलायंसेस।
अब ये दो किसी भी अपने अलायंसेस से बाहर निकलना चाह रहे थे, और इस वजह से वो उन्होंने क्या किया कि अपने आप को दोनों अलायंसेस से बाहर भी रखा। हाँ, ये अलग बात है कि नॉन अलाइंड मूवमेंट ने अपना बहुत सही रोल प्ले नहीं किया। इसने नॉन अलाइंड मूवमेंट के जितने भी लोग थे या जो भी कंट्रीज होते थे, वो सारी की सारी कंट्रीज कहती थी जो अपना बेनिफिट चाहती थी, और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए जिसके साथ उनको चांस मिलता, चाहे यूएस हो चाहे यूएसएसआर हो, जिस भी कंट्री के साथ चांस मिलता उन कंट्रीज के साथ वो क्या कर रहे थे, अपने अलग अलायंसेस कर लेते थे। जैसे इंडिया ने क्या किया था यूएसएसआर के साथ मिलिट्री अलायंसेस कर ली थी। तो ये तो आपका एक एग्जांपल हो गया नॉन अलाइंड मूवमेंट का। अब हम आपको कुछ चीजें बताते हैं, जैसे ये दोनों कंट्रीज या दोनों सुपर पावर, दोनों पावर ब्लॉक्स यूएस और यूएसएसआर, ये क्यों ये चाहते थे कि हम पूरे वर्ल्ड को अपने आप में कंट्रोल करें, और जो स्मॉलर कंट्रीज हैं वो उनके सपोर्ट में हैं। तो जितने भी पावर ब्लॉक्स थे वो क्या चाहते थे कि स्मॉलर कंट्रीज के उनको रिसोर्सेज मिल जाएंगे, और जो विटाल रिसोर्सेज हैं, ऑयल्स हैं, वो मिल जाएंगे। उसके बाद किसी भी दूसरी रिवॉल्वरी कंट्री को स्पाई करने के लिए इजली उन्हें लोकेशन मिल जाएगी। उसके बाद जो मिलिट्री एक्सपेंसेस के लिए जो इकोनॉमिक सपोर्ट होता था वो स्मॉलर कंट्रीज को मिल जाता था। मीन्स के दोनों एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट थे। इंडिपेंडेंट होने की वजह से इन सब ने अपने आप को मर्ज किया, और मर्ज करने के बाद अपने आप को पावरफुल बनाया। ये हमारा एक कंप्लीट हुआ द इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। और टू पावर ब्लॉक्स के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर। तो एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर आपके सिलेबस से इरेज कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, वो नहीं है। बाकी आपके सिलेबस में जो चीजें हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।